नमस्कार। बात करेंगे यूपीएस की, जिसे केंद्र सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है और ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही है। इस योजना के बाद सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, लेकिन इस योजना पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ इसकी तुलना ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम से भी की जा रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यूपीएस के आने के बाद सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब इस वीडियो में देखते हैं। यूपीएस को लेकर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि अगर उसकी सरकार बनेगी तो वो यूपीएस को खत्म करके ओपीएस लेकर आएगी। हालांकि अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर यूपीएस क्या है और जिन लोगों ने नेशनल पेंशन स्कीम के तहत फायदा लिया है, क्या वो अब इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं? क्या यूपीएस एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट हुआ जा सकता है? यूपीएस का फायदा 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है और इस स्कीम के जरिए रिटायरमेंट के बाद फिक्स पेंशन दिया जाएगा, जो एनपीएस में नहीं था। एनपीएस को लेकर इसी वजह से विरोध होता था। तो सरकार के मुताबिक यूपीएस स्कीम में 5 प्रमुख बातें हैं जो इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद बनाती हैं। तो आइए इन 5 प्रमुख बातों पर नजर डालते हैं, ग्राफिक्स के जरिए उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, सुनिश्चित पेंशन। इस स्कीम के तहत 25 वर्षों तक सेवा करने के बाद रिटायर होने पर रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन के 50% राशि को पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। अगर सर्विस की अवधि कम होगी तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पैसा भी कम होता जाएगा, मगर कम से कम 10 साल की सर्विस जरूरी होगी, तभी इस स्कीम का फायदा होगा। दूसरा, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। न्यूनतम 10 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट के केस में यूपीएस के जरिए 10,000 रुपए प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। मतलब अगर आपने 10 साल भी सर्विस की है तो सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आपको कम से कम 10,000 रुपए पेंशन मिले। तीसरा, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। अगर रिटायरमेंट पर जाने वाले कर्मचारियों की मौत हो जाती है तो उनके परिवार को तुरंत आखिरी पेंशन राशि का 60% दिया जाएगा। इस तरह कर्मचारी के निधन के बाद भी परिवार को पेंशन मिलती रहेगी। चौथा, मुद्रास्फीति सूचकांक यानी इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। ऊपर बताए गए 3 प्रकार की पेंशन पर डीएनएस अलाउंस यानी डीए मिलेगा और इसका कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर होगा और इसी के आधार पर वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को डीए दिया जाता है। आसान भाषा में कहें तो महंगाई बढ़ेगी तो पेंशन की राशि भी बढ़ेगी। पांचवा, रिटायरमेंट पर एक मुश्त भुगतान। यूपीएस में 2 तरह से एक मुश्त राशि देने का प्रावधान किया है। पहला तो रिटायरमेंट के बाद ही ग्रेच्युटी के तौर पर एक मुश्त पैसा मिल जाएगा। इसके बाद कर्मचारी को हर 6 महीने की सर्विस पर सैलरी का 10% मिलेगा। तो आइए अब समझते हैं कि एनपीएस क्या है और इसे कब लाया गया। देश की पेंशन नीतियों में सुधार के तहत 1 जनवरी 2004 को एनपीएस लाया गया, जिसने ओपीएस की जगह ली। इस तारीख के बाद सरकारी नौकरी में शामिल होने वालों को एनपीएस के तहत रखा गया था। ओपीएस के तहत केंद्र और राज्य दोनों में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की राशि तय की गई थी, जो आखिरी मूल वेतन का 50% होती थी। ऐसा ही यूपीएस में भी है। महंगाई बढ़ने पर पेंशन की राशि भी बढ़ती थी। एनपीएस को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लेकर आई थी। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि यूपीएस से आखिर एनपीएस में कैसे शिफ्ट हुआ जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले एरियर के साथ रिटायर होंगे, यूपीएस के लिए एलिजिबल यानी योग्य होंगे। दूसरी ओर जिन कर्मचारियों की नियुक्ति एनपीएस के तहत हुई थी, यानी कि वो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए थे, उनके पास ऑप्शन है कि वो एनपीएस या यूपीएस में से कोई भी स्कीम चुन सकते हैं। एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होने के लिए कर्मचारियों को इसके लागू होने से पहले अपने विभाग को जानकारी देनी होगी। अगर एक बार किसी कर्मचारी ने यूपीएस के तहत लाभ लेने का फैसला कर लिया तो वो एनपीएस में फिर से नहीं लौट सकता। सरकार का कहना है कि यूपीएस से 99% कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं उन रिटायर्ड लोगों के लिए जो एनपीएस के तहत पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं, उन पर यूपीएस प्रावधान पूर्वव्यापी रूप से लागू होंगे। उन्हें सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ दरों पर ब्याज के साथ बकाया पैसा दिया जाएगा।